हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही आसान टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, संसाधन। ये आर्थिक भूगोल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और किसी भी यूनिवर्सिटी में पूछा जा सकता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट भूगोल है तो वहाँ पर ये क्वेश्चन मतलब हम कह सकते हैं कि एक वर्ष छोड़कर दूसरे वर्ष तो आता ही आता है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा, अच्छे नोट्स के साथ। ओके, तो देखते हैं वो क्वेश्चन कौन सा है, कैसा है और उसका आंसर हमें कैसे लिखना है। तो दोस्तों, जो हमारा क्वेश्चन है वो है, संसाधन की अवधारणा की विवेचना कीजिए और इनको वर्गीकृत कीजिए। संसाधन की अवधारणा की विवेचना कीजिए, यानी कि संसाधन क्या है इसको बताइए। उसके बाद इनको वर्गीकृत कीजिए, मतलब इनका वर्गीकरण किन किन आधारों पर किया जाता है। पूरा का पूरा आपको लिखना है 500 वर्ड में। ओके, 500 वर्ड्स में आपको इसको लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन है। तो देखिए, अगर हम इसके आंसर की बात करें, किसी अर्थतंत्र के आधार, कोई भी अर्थतंत्र है यानी कि कोई अर्थव्यवस्था है। अर्थतंत्र माने क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आधार संबंधित क्षेत्र के संसाधन होते हैं। ओके, कोई भी देश है उसकी अर्थव्यवस्था का आधार क्या होता है, उसका संसाधन, यानी कि उसके पास जितना अधिक संसाधन है उसकी अर्थव्यवस्था उतनी ही बड़ी और विकसित होगी। अब अगर हम संसाधन के डेफिनेशन की बात करें तो देखिए, वे सभी वस्तुएं जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करता है, संसाधन कहलाती हैं। वो कोई भी वस्तु हो जिसका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करता है, संसाधन कहलाती है। वो कोई भी चीज़ हो। मान लीजिए कि आपके आसपास कोई पार्क है, तो वहाँ आप जाते हैं, उसका प्रयोग किस लिए करते हैं, टहलने के लिए, कसरत करने के लिए, व्यायाम करने के लिए। ओके, तो एक प्रकार से वो पार्क क्या है, संसाधन है। सड़क पर आप चलते हैं तो आप उसका प्रयोग किस काम के लिए करते हैं, चलने के लिए, तो भी एक संसाधन है। कोयला, मिट्टी, जल, जल का प्रयोग तो आप पीने के लिए करते हैं। मिट्टी का प्रयोग आप बहुत सारी चीज़ों में करते हैं, घर बनाने में करते हैं, बर्तन बनाने में करते हैं, कृषि में भी मिट्टी का काम होता है। तो एक प्रकार से मतलब वो सारी चीज़ें आपके आसपास की सारी चीज़ें, आपका एक मोबाइल भी एक क्या हो सकता है, एक संसाधन हो सकता है। ओके, तो कोई भी चीज़ हो जिसका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करता है, उन वस्तुओं को हम लोग संसाधन कहते हैं। जिन देशों में संसाधनों की प्रचुरता और उनके उपयोग की तकनीकी क्षमता होती है, वो प्रगति की दौड़ में आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, जिस देश में, वो कोई भी देश हो, अगर वहाँ संसाधन बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और संसाधनों के उपयोग की तकनीकी क्षमता, यानी उनकी टेक्नोलॉजी है, उनके पास टेक्नोलॉजी है कि हम संसाधनों का अपने उपयोग कैसे करें, अगर ऐसा उस देश में सब कुछ मौजूद है, तो वे प्रगति की दौड़ में आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि वो देश विकसित कहलाने लगते हैं। जैसे अमेरिका हुआ, अमेरिका के पास संसाधन है, लेकिन साथ ही साथ उसके पास टेक्नोलॉजी भी है, इसलिए वो आज विकसित देश हो चुका है। भारत के पास संसाधन है, लेकिन अभी उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है भारत के पास, जिस कारण भारत कहीं ना कहीं अभी विकासशील देश के रूप में ही माना जाता है। ओके, अब आता है दोस्तों संसाधनों का वर्गीकरण। तो देखिए, जो संसाधनों का वर्गीकरण है, इसको हम मुख्यतः 4 प्रकार से करते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण मुख्यतः 4 प्रकार से करते हैं। सबसे पहला उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन होते हैं, जैव और अजैव। समाप्यता यानी कि समाप्तिकरण के आधार पर, समाप्त होगा कि नहीं, समाप्यता का मतलब होता है समाप्त होगा कि नहीं।
तो इसके आधार पर यानी समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। उसके बाद है तीसरा वर्गीकरण स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का मतलब अधिकार के आधार पर कि इन संसाधनों पर किसका अधिकार है। तो इसके आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के रूप में किया गया है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। इनको अभी हम डिटेल में समझेंगे। फिर जो चौथा आधार है वर्गीकरण का वो है विकास के स्तर के आधार पर। मतलब किन संसाधनों का विकास अधिक हो चुका है, किनका हम उपयोग कर रहे हैं, किनका नहीं कर रहे हैं, इसके आधार पर अगर हम देखें तो संभावित, विकसित भंडार और संचित कोष, 3 प्रकार के संसाधन होते हैं विकास के स्तर के आधार पर। ओके, तो अब हम एक एक करके इनको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर। मैंने आपको बताया था संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। एक बात और दोस्तों, हो सकता है कि आपको ये जो PDF है, यानी ये जो नोट्स मैंने बनाया है, इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। हो सकता है, अगर मैं कोशिश करूँगा, अगर लग जाता है उसमें तो मैं लगा दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। अब हम बात करें जैव संसाधन की, तो इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है। जीवमंडल का मतलब जहाँ पर हम लोग रहते हैं। अब देखिए जीवमंडल क्या होता है, जीवमंडल को समझ लीजिए। देखिए, जहाँ पर स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, तीनों मंडल मिल करके जीवन को संभव बनाते हैं, यानी कि जहाँ पर जीवन संभव होता है उसे हम जीवमंडल कहते हैं। तो जैव संसाधनों की प्राप्ति कहाँ से होती है? जीवमंडल से होती है, और इनमें जीवन व्याप्त है, यानी कि इन संसाधनों में जीवन पाया जाता है। जैसे वनस्पति जात यानी कि पेड़ पौधे हो गए, मनुष्य प्राणी जात, मत्स्य जीवन मनुष्य हो गया, मछली हो गया, और भी अन्य प्राणी हो गए, पशुधन यानी कि जो हमारे पशु हैं, ये सब क्या हैं? जैव संसाधन है, बिकॉज इनमें जीवन होता है और इनकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है। ओके, अब देखिए दूसरा हमारा अजैव संसाधन। इनको हम भौतिक संसाधन भी कहते हैं। उसके विपरीत है, जो मैंने आपको पहला बताया जैव के, उसके एकदम ठीक विपरीत है। जैसे मैंने कहा, वे संसाधन, वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं। मैंने उनमें बताया था कि इनमें जीवन पाया जाता है जैव संसाधन में, लेकिन अजैव संसाधनों में जीवन नहीं पाया जाता है, निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। तो ऐसे संसाधनों को अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे चट्टानें, धातुएं, जलवायु, खनिज, मिट्टी, ये सब कैसे संसाधन? अजैव। इनमें प्राण या हम कहें कि जान नहीं पाया जाता है। ओके, निर्जीव होते हैं, जीवन नहीं पाया जाता है। फिर दूसरा वर्गीकरण मैंने आपको बताया था समाप्यता के आधार पर, कि इनकी समाप्ति हो सकती है कि नहीं। तो इस आधार पर मैंने आपको बताया था 2 प्रकार के संसाधन होते हैं, एक होता है नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा व वन्य ऊर्जा, वन्य ऊर्जा। तो सबसे पहला है सौर ऊर्जा। देखिए यहाँ पर कह रहा है वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः नवीकृत कर सकते हैं, पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब इनकी समाप्ति नहीं होती है, हम इनको पुनः बना सकते हैं, निर्मित कर सकते हैं। तो इनको कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। जैसे सौर ऊर्जा। अब सौर ऊर्जा को हम चाहे जितना उपयोग करें, जब तक सूरज है तब तक हमें ऊर्जा मिलती रहेगी। पवन ऊर्जा, पवन भी ऐसे है। जल ऊर्जा। अब देखिए, आप सोच रहे हैं कि जल एक दिन समाप्त हो जाएगा। देखिए,
वास्तविकता यह है कि जल कभी भी समाप्त नहीं होगा, जल कभी भी समाप्त नहीं होगा। हाँ, ये है कि जो हमारा मीठा जल है, स्वच्छ जल है, वो दूषित हो जाएगा, हालांकि जल की मात्रा सीमित रहेगी। फिर उसके बाद है वन व वन्य जीवन, यानी कि जो हमारे जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं, इनकी भी समाप्ति नहीं होगी अगर हम लोग क्या करें, इनको लगाते रहें। अगर हम पौधारोपण करते रहेंगे तो वृक्ष कभी समाप्त होने वाले या ख़त्म होने वाले नहीं हैं। तो इस प्रकार ये सब कैसे संसाधन हैं, नवीकरणीय संसाधन, यानी कि हम इनको पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। अब ये चाहे भौतिक प्रक्रियाएं हो, रासायनिक, यांत्रिक, किसी भी प्रक्रिया द्वारा। ओके, पेज दूसरा खुल गया था। अब देखिए है अनवीकरणीय संसाधन, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जिनको एक बार समाप्त हो जाने पर लाखों वर्ष लग जाते हैं बनने में। ऐसे संसाधन जिनके एक बार समाप्त हो जाने पर उन्हें बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। मतलब इनको हम पुनः निर्मित नहीं कर सकते, पुनः उत्पन्न नहीं कर सकते। ओके, तो अनवीकरणीय संसाधन नवीकरणीय के एकदम विपरीत होता है। अनवीकरणीय संसाधन कैसे होते हैं, ऐसे संसाधन जिनके एक बार समाप्त हो जाने पर बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कोयला। अब दोस्तों अगर कोयला एक बार हमने समाप्त कर दिया, उपभोग करके पूरा का पूरा कोयला समाप्त कर दिया, तो आप जानते हैं बहुत समय बाद फिर कोयला का निर्माण होगा। या इसी प्रकार खनिज तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, तो ये एक बार प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाते हैं, फिर आप इनका दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। जब बहुत वर्ष बीत जाएंगे तब जाकर कहीं कोयले का निर्माण होगा, क्योंकि कोयले का निर्माण कहा जाता है वनस्पतियों और जीव जंतुओं के सड़े गले पदार्थों के दब जाने से हुई है, बहुत लाखों वर्ष पहले, करोड़ों वर्ष पहले, कार्बोनिफेरस युग में। ओके, तो इस प्रकार ये जो हैं कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ये सारे कैसे संसाधन हैं, अनवीकरणीय संसाधन। अब तीसरा वर्गीकरण आता है दोस्तों स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर मैंने आपको बताया व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, 4 प्रकार के संसाधन। तो सबसे पहले व्यक्तिगत संसाधन की बात करते हैं। इसमें कुछ है नहीं, आपको एक बार वैसे पढ़ देता हूँ। यह संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होता है, मतलब किसी निजी व्यक्ति का संसाधन होता है। जैसे आपका घर, अब आपका घर तो आपका है, वहाँ पर आपका अधिकार है। बहुत से लोगों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, जैसे सरकार ने हमको भूमि दी है। ये जो हमारे खेत हैं, ये वास्तव में सरकार ने हमको दी है, हालांकि इस पर हमारा अधिकार है। तो इस प्रकार ये हमारा व्यक्तिगत संसाधन है। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी होते हैं, अपने भूमि के स्वामी होते हैं। घर, खेत, खलिहान आदि व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ओके, अब आता है दूसरा सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। मतलब ऐसे संसाधन जो सभी लोगों के लिए, मतलब एक गांव के जो समुदाय के लोग हैं उनके सभी लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं। जैसे गांव में शमशान घाट हो गया। अब ऐसा नहीं कि शमशान घाट में कोई एक ही परिवार का लोग जाएगा और वहाँ पर अंतिम दाह संस्कार करेगा अपने ही परिवार के लोगों का। वो गांव के सभी लोगों के लिए होता है। चारागाह हो गया, तालाब हो गया, तथा नगरों में जैसे बात करें तो पार्क हो गया, पिकनिक स्थल, खेल का मैदान, ये ऐसे संसाधन है जो समुदाय के सभी लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं। ओके, तो इनको कहते हैं सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। उसके बाद आता है तीसरा राष्ट्रीय संसाधन। देखिए, एक प्रकार से देखें तो सभी संसाधन राष्ट्र के ही होते हैं। आपका जो घर है, भूमि है, या सड़क है, नदी, नाले, तालाब, कुएं, पार्क, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। खनिज पदार्थ, सड़कें, नहरें, पुल आदि इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे सड़क, पुल, नहर, पार्क, पिकनिक, सब कुछ इसी के अंतर्गत आते हैं। राजनीतिक सीमाओं के अंदर अगर बात करें तो सारी भूमि, यानी कि ये जो हमारा पूरा का पूरा भारत है, सारी भूमि इसके अंतर्गत आ जाती है। और 12 समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र भी राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। 12 समुद्री मील यानी जो
देखिए, इसको जान लीजिए कि महासागरों का भी बंटवारा हो चुका है एक प्रकार से, प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसका भी बंटवारा हो चुका है। उसके भी अपने अपने क्षेत्र हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ भूमि का बंटवारा हुआ है कि भारत यहाँ पर फैला हुआ है। समुद्रों में भी भारत की एक सीमा है जिसे कहते हैं संलग्न सीमा कहते हैं। तो 12 समुद्री मील तक और इसके आगे भी है। तो ये सब जो है राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर भारत अपने संसाधनों का उपयोग कर सकता है, मतलब अगर यहाँ पर संसाधन पाए जाते हैं तो उस पर भारत का अधिकार होगा। फिर चौथा आता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ये देखिए, तट रेखा से, यानी हमने बताया कि जो 12 समुद्री मील तक है वहाँ पर तो राष्ट्रीय संसाधन होता है, यानी वहाँ अगर संसाधन पाया जाएगा तो उस पर उस देश का अधिकार होगा जिसके अंतर्गत वो आता है। लेकिन एक होता है तट रेखा, समुद्री से 200 मील के अंतर्गत महासागरीय क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। मतलब तट रेखा से 200 मील के बाद का जो, उस पर कई देशों का अधिकार होता है। मतलब उसमें कोई विशेष देश ये नहीं कह सकता कि इस पर हमारा अधिकार है। वहाँ पर अगर संसाधनों की खोज होती है तो वहाँ पर जो भी समझौता हुआ है संसाधनों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसके अंतर्गत वहाँ पर अधिकार घोषित किया जाएगा किसका है। ओके, तो इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अनुमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। यानी जो संधि हुई है, समझौता, वो उसी के अनुसार ही उसका उपयोग किया जा सकता है। चौथा है विकास के स्तर के आधार पर। यानी कि मैंने आपको बताया संभावी संसाधन, विकसित, और एक संसाधन मैंने आपको बताया था संचित कोष संसाधन। तो संभावित संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। ऐसे संसाधन जो किसी प्रदेश में हैं तो उनकी संभावना है कि ऐसे यहाँ पर संसाधन मिल सकते हैं लेकिन अभी उनका उपयोग नहीं किया गया है। जैसे भारत के पश्चिमी भाग, विशेष कर गुजरात और राजस्थान में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की अपार संभावना है परंतु अभी इनका विकास नहीं हुआ है। ये जो राजस्थान, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और जो गुजरात वाला इलाका है, यहाँ पश्चिमी भाग, यहाँ पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा की अपार संभावना है। मतलब यहाँ पर इनका बृहद स्तर पर विकास किया जा सकता है लेकिन अभी किया नहीं गया है, तो इसकी संभावना है। ओके, दूसरा है विकसित संसाधन। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। मतलब ऐसे संसाधन जिनका पता लगाया जा चुका है कि यहाँ पर इतने लाख टन संसाधन पाए जाते हैं, जैसे कोयला हो गया, सोना चांदी हो गया, और फिर इनकी मात्रा भी निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। ओके, तो यह सब आसान है, आप समझ सकते हैं। इसके बाद लास्ट आता है संचित कोष संसाधन। ऐसे संसाधन जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से ही प्रयोग में लाया जा सकता है, संचित कोष संसाधन कहलाता है। जैसे बांधों में जल, वन आदि। अब देखिए भाई, बांधों में जल या वन की बात करें तो आप इन्हें ऐसे उपयोग में नहीं ला सकते। इनके लिए आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने बांध बना दिया लेकिन आपका बांध ऐसा बना, उसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया, आपने वैसे बना दिया, तो क्या होगा कि वो पानी का बहुत ज़्यादा भार रोक नहीं पाएगा और बाढ़ आने की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी क्योंकि बांध टूट सकता है आपका। तो ये भी एक संसाधन है जो बांध बनाए हैं, बट इसका प्रयोग हम तब कर सकते हैं सही से जब हमें टेक्नोलॉजी सही से मालूम हो, तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। ओके, तो ये जो रहा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसको मैंने पढ़ा दिया। अब मैं धीरे धीरे भूगोल के कुछ क्वेश्चन डालूंगा क्योंकि अब लगभग इंग्लिश के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, 1-2 चैप्टर बचे हैं, उनको मैं पढ़ा दूंगा बीच बीच में। ओके, तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे ही बहुत ही अच्छे और आसान टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।